नमस्कार साथियों। आज हम पेटेंट एक्ट 1970 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह है सेक्शन 2 डेफिनेशंस। किसी भी कानून को ठीक तरह से समझने के लिए उस कानून की परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कानून में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका सामान्य भाषा में अर्थ कुछ भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है जो हम समझ रहे हैं उससे भिन्न, लेकिन उसी शब्द का लीगल मीनिंग कानून के संदर्भ में बिल्कुल अलग और विशेष होता है। इसलिए किसी भी अधिनियम की शुरुआत में डेफिनेशन सेक्शन दिया जाता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों को किस अर्थ में समझा जाना चाहिए। पेटेंट एक्ट 1970 में भी यही व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत सेक्शन 2 में उन महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं जो पूरे अधिनियम में बार बार उपयोग किए जाते हैं। अब आप यहाँ पर यदि देखेंगे, ये आईपी इंडिया की वेबसाइट से पेज खुला हुआ है, इस पर सेक्शन 2 डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस, इसमें आप देखिए कि इसमें बहुत सारे सब क्लॉज हैं। इसकी जो शुरुआत में आप देखिए, सबसे पहले ए लिखा है, फिर ए बी है, फिर ए बी है, ए सी, अंत तक इसको एक बार हम चला के देख लेते हैं। जैसे बी पर कंट्रोलर लिखा है, सी पर कन्वेंशन एप्लीकेशन। जहाँ पर ओमिटेड लिखा है वो धारा अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और इसके अलावा हम जब शुरुआत करेंगे तो अपीलेट बोर्ड भी निरस्त हो चुका है, तो उसकी परिभाषा को भी फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आप अंत में देखिए, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर तक, यहाँ तक ये सब क्लॉज वाई तक देखिए। तो ये इतने महत्वपूर्ण शब्द इस सेक्शन 2 की परिभाषाओं में समेटे गए हैं, और क्योंकि किसी शब्द का वास्तविक कानूनी अर्थ समझे बिना कोई व्यक्ति अगर पेटेंट से संबंधित कोई कार्य करता है तो वो अनजाने में ऐसी त्रुटियां कर सकता है जिससे पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है और बाद में पेटेंट इनवैलिड भी घोषित किया जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि सेक्शन 2 में पूरे पेटेंट एक्ट का शब्दकोश होता है जो हमें ये बताता है कि इस कानून में प्रयुक्त प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। अब हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन सेक्शन का पेटेंट प्रणाली में व्यावहारिक महत्व क्या है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक नई तकनीक विकसित करता है और वह उसके लिए पेटेंट प्रोटेक्शन प्राप्त करना चाहता है। जब वह व्यक्ति पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करता है तब उस एप्लीकेशन में कई तकनीकी और कानूनी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए इन्वेंशन। तो इन्वेंशन है और इन्वेंटर है, पेटेंट है, स्पेसिफिकेशन, कंट्रोलर, जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब क्लॉज बी में देखिए, कंट्रोलर, पेटेंट ऑफिस, प्रायोरिटी डेट, कन्वेंशन कंट्री आपको डी पर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो इन सभी शब्दों का सामान्य अर्थ समझना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह समझना आवश्यक होता है कि पेटेंट एक्ट के अनुसार इन शब्दों की आधिकारिक परिभाषा क्या है। उदाहरण के लिए यदि हम केवल सामान्य भाषा में ये कहें कि इन्वेंशन का अर्थ नई खोज है, तो यह पूरी तरह से सही नहीं होगा। पेटेंट एक्ट में इन्वेंशन का अर्थ केवल नई चीज़ होना नहीं है, बल्कि उसमें नॉवेलिटी और इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी जैसे गुण भी होने चाहिए। नॉवेलिटी के अलावा अभी हम इन्वेंशन को एक बार आपको इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। इन्वेंशन मीन्स ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो बिना इस परिभाषा को पढ़े और बिना इसका एनालिसिस किए इन्वेंशन शब्द को व्यावहारिक अर्थ में मान लेना, खोज मान लेना, वो सही नहीं होगा। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जिसने कुछ नहीं बनाया, कोई कुछ बनाया है, वो इन्वेंटर है। लेकिन पेटेंट एक्ट में ये निर्धारित किया गया कि वास्तव में किस व्यक्ति को ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर माना जाएगा। तो डेफिनेशन सेक्शन पूरे कानून की समझ की फाउंडेशन तैयार करता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बार हम देख लेते हैं कि सेक्शन 2 में बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, जैसे सब सेक्शन 21A, 21B, C, D, E, और ये आपको अंत तक जो है वाई तक आपको इसी तरह के बहुत सारे क्लॉजेज़ आपने देखे अभी। तो इन प्रत्येक क्लॉजेज़ में किसी विशेष शब्द की परिभाषा दी गई है। इन डेफिनेशंस का प्रयोग पूरे पेटेंट एक्ट में बार बार किया जाता है।
इसलिए जब भी हम पेटेंट एक्ट की किसी धारा को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस धारा में प्रयुक्त शब्द का अर्थ सेक्शन 2 में दी गई डेफिनेशन के अनुसार ही लिया जाएगा। तो यही कारण है कि पेटेंट ड्राफ्टिंग और पेटेंट प्रैक्टिस में अनुभवी प्रोफेशनल्स हमेशा डेफिनेशन सेक्शन को बार बार पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं बार बार? क्योंकि वही उन्हें सही इंटरप्रिटेशन की दिशा प्रदान करता है। तो संरचनात्मक स्वरूप देखने के बाद में हम इसकी शुरुआत की तरफ जाते हैं और शुरुआत में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे शुरू में जो वाक्य लिखा है वो लिखा है इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका क्या अर्थ है? यह एक बाइंडिंग इंटरप्रिटेशन है। अदालत, कंट्रोलर, एग्जामिनर सबको यही अर्थ लेना होगा जो इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जब तक संदर्भ अलग कुछ न मांगे इन शब्दों का यही अर्थ माना जाएगा जो यहाँ पर एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग इंटरप्रिटेशन हो गया ये। तो यदि किसी ने पेटेंटी शब्द का अलग अर्थ में तर्क दे दिया तो वो तर्क वहाँ पर मान्य नहीं होगा। जैसे सेक्शन 21P में ये कहा गया है कि सेक्शन 21P की तरफ बढ़ते हैं। पेटेंटी मीन्स द पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड ऑन द रजिस्टर एज द ग्रांटी और प्रॉपराइटर ऑफ द पेटेंट। ये शब्द महत्वपूर्ण है कि कोई रियल इन्वेंटर या बेनिफिशियल ओनर यदि आप उसको अपने मन में मान लें कि वो पेटेंटी है तो वो नहीं होगा। जो रजिस्टर है वही निर्णायक होगा। रजिस्टर के अंदर पेटेंटी का मतलब पर्सन एंटर्ड ऑन द रजिस्टर, जिसका नाम रजिस्टर के अंदर एंटर है, ग्रांटी, प्रॉपराइटर, वही पेटेंटी माना जाएगा। तो शब्द से ही अधिकार तय हो जाते हैं। इन्वेंशन की डेफिनेशन को ले लीजिए। जो इन्वेंशन की डेफिनेशन 21J में आती है, 21J पर चलते हैं। इन्वेंशन मीन्स ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो अब इसके अंदर महत्वपूर्ण शब्द है, एक तो नया प्रोडक्ट हो या नया प्रोसेस हो और उसमें इन्वेंटिव स्टेप भी होना चाहिए और वो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होना चाहिए। यदि ये तीनों तत्व नहीं है, तीनों तत्व न्यू, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो कुछ भी इन्वेंशन नहीं है, ये माना जाएगा कि वो इन्वेंशन है ही नहीं। और इन्वेंटिव स्टेप ये 21JA, ये देखिए 21JA क्या कहता है? टेक्निकल एडवांस या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। और ऑब्वियस नहीं होना चाहिए किसको? टू ए पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। मान लीजिए कि आप कंप्यूटर फील्ड के व्यक्ति हैं तो एवरेज पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन द आर्ट, कोई भी एवरेज व्यक्ति जो कंप्यूटर की प्रारंभिक जानकारी रखता है उसको वो इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस जो है, नॉन ऑब्वियसनेस जब तक नहीं होगा तो वो इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप नहीं माना जाएगा। न्यू इन्वेंशन और इन्वेंशन, इनको अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि जो नॉवेलिटी होती है, नवीनता, नॉवेलिटी ग्लोबल होती है, पूरे विश्व के स्तर पर देखी जाती है। तो सेक्शन 21l ये कहता है कि अगर फाइलिंग डेट से पहले कहीं भी पब्लिकेशन या यूज़ हो चुका है तो वह न्यू इन्वेंशन नहीं मानी जाएगी और वो पब्लिक डोमेन में फॉल कर जाएगी। तो ख़त्म हो गई वो न्यू, उसकी नॉवेलिटी ख़त्म हो गई। इसके अलावा बुडापेस्ट ट्रीटी और पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, इनकी डेफिनेशन भी है। अब ये तो विदेश की बातें हैं, तो हमारे देश के कानून में पीसीटी की एप्लीकेशन, पीसीटी और बुडापेस्ट ट्रीटी, इनकी परिभाषा क्या कर रही है यहाँ पर? तो जब इंटरनेशनल एप्लीकेशन, पीसीटी एप्लीकेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट की बात आएगी तब हमें स्पष्ट अर्थ चाहिए इनका। इसलिए सेक्शन 21ABA और 21OA इन्हें डिफाइन करते हैं। एक डेफिनेशन है कि पर्सन इंक्लूड्स गवर्नमेंट। तो जब हम पर्सन शब्द को डिफाइन करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है?
ये इसलिए लिखा गया है कि गवर्नमेंट भी एप्लीकेंट हो सकती है, गवर्नमेंट को भी पेटेंट मिल सकता है। अब जब पेटेंट मिलेगा तो उस पर दायित्व भी आएंगे। तो शब्दों का विस्तार जो है वो अधिकार का विस्तार भी है। इंक्लूसिव, पर्सन इंक्लूड्स, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, उसकी परिभाषा में लिखा है कि फर्स्ट इंपोर्टर जो है वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंपोर्ट करना इन्वेंशन नहीं है। तो प्रकृति की खोज पर किसी का कोई स्वामित्व नहीं हो सकता, और अगर कोई बाहर से कोई ज्ञान लेके अपने देश में आ रहा है तो वो सृजन नहीं है। तो पेटेंट जो है वो सृजन के लिए दिया जाता है। बाहर से अगर कोई चीज़ जो इंडिया में प्रोटेक्टेड नहीं है, बाहर यूएस के अंदर उसका पेटेंट है, आप वहाँ से उसे यहाँ पे ला रहे हैं तो वो माना नहीं जाएगा पेटेंट के लिए। कंट्रोलर और पेटेंट ऑफिस की इंटरप्रिटेशन भी सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में दी गई है। एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में इसका क्या महत्व है? इसमें ये लिखा है कि टू द इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस टू द कंट्रोलर शैल बी कंस्टिट्यूड एज इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू एनी ऑफिसर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर की जगह पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा ऑफिसर उसका काम कर रहा है जिसको अधिकार दिए गए हैं, तो इससे क्या होगा कि कोई प्रोसीजरल चैलेंज ना खड़ा कर दे बाद में कि आदेश कंट्रोलर ने नहीं दिया, दूसरे ऑफिसर ने दिया था। तो इसलिए ये बात यहाँ पर लिख दी गई है। जैसे ब्रांच ऑफिस ने नोटिस भेजा है तो वो लीगल नहीं है, इस तरह की आपत्ति कोई बाद में ना कर दे। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 इस तरह की एम्बिग्विटी जो होती है इसको समाप्त करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो धारा है, धारा 2, ये पूरे एक्ट की बैकबोन है। अगर परिभाषाएं अस्पष्ट हों तो लिटिगेशन एंडलेस हो जाएंगी। डेफिनीशन क्लैरिटी लाती हैं और क्लैरिटी न्याय को सरल बनाती है। तो अब क्या हमें ये पूरा, जैसे अभी हमने पिछले 5 मिनट के अंदर ये डिस्कशन किया, इससे कोई बहुत कुछ पता चला? नहीं। इसका मकसद मेरा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना था। हमने अभी इन्हें पढ़ा नहीं है, तो एक बारी में तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो हम उतनी ही वीडियो इसमें लगाएंगे जितने इसके सब क्लॉजेज हैं। हर एक के लिए जैसे प्रेस्क्राइब्ड मैनर लिखा है तो एक छोटा वीडियो होगा इसका, इन्वेंशन पर अलग वीडियो होगा, क्योंकि हर सब क्लॉज अंदर जाने का एक रास्ता है। इन्वेंटिव स्टेप पर अलग वीडियो होगा, पेटेंटी, एक्सक्लूसिव लाइसेंस, हर एक पर हम स्वतंत्र रूप से शास्त्रार्थ के रूप में एक चर्चा करेंगे। और धारा 2 की आवश्यकता अभी हमने एस्टैब्लिश की, क्योंकि कानून जो है वो शब्दों से चलता है और शब्दों की परिभाषा से ही न्याय का रास्ता निश्चित होता है। अगर डेफिनीशन जो है वो लिमिट कर रही हैं किसी चीज़ को तो उसका इंटरप्रिटेशन भी सीमित होगा, और अगर डेफिनीशन व्यापक है, ब्रॉड है, तो अधिकार भी बहुत व्यापक होंगे। तो शब्द जो हैं वो प्योर होने चाहिए। डेफिनीशन क्यों लिखी जाती है, डिक्शनरी क्यों बनाई जाती है? कि शब्दों की शुद्धता, जब शब्दों की शुद्धता सुनिश्चित होगी तो न्याय की सुरक्षा होगी। और अगर डेफिनीशन वो अस्पष्ट हैं तो विवाद जन्म लेगा। डेफिनीशन अगर स्पष्ट हैं तो विवेक जन्म लेगा। और न्यायालय भी यही कहता है। न्यायालय क्या कहता है कि जब स्टैट्यूट किसी शब्द को परिभाषित कर दे तो वही अर्थ प्रधान होगा, न कि सामान्य भाषा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस सेशन को आज समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम धारा 2(1) AB का अध्ययन करेंगे।